देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना का असर अब अस्पतालों में भी दिखने लगा है और मुंबई के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वहां के अस्पतालों में अब तक करीब 6 मरीज भर्ती हो चुके हैं। खबर है कि महाराष्ट्र में अगर कोरोना मरीजों के 40% बेड भर जाते हैं तो राज्य सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकती है। वहीं दिल्ली के भी अलग अलग अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व 1000 से ज्यादा बेड अब तक भर चुके हैं। मध्य प्रदेश में 2500 के करीब कोरोना मरीजों के बेड भी भर चुके हैं, तो बिहार में भी इसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। पंजाब के अमृतसर में इटली के मिलान से पहुंची एक चार्टर्ड फ्लाइट के 125 यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर बवाल मच गया। इस फ्लाइट से कुल 179 यात्री वहां पहुंचे, जिनमें 125 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एयरपोर्ट पर बवाल मच गया, क्योंकि एयरपोर्ट के अधिकारी कोरोना पॉजिटिव यात्रियों को क्वारंटीन सेंटर भेजने की तैयारी करने लगे, जिसका यात्रियों को लेने वहां पहुंचे उनके रिश्तेदारों ने कड़ा विरोध किया। हंगामा कर रहे लोगों ने एयरपोर्ट प्रशासन पर उनके रिश्तेदारों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। हंगामा कर रहे लोगों ने अमृतसर एयरपोर्ट पर हुई कोरोना जांच पर भी सवाल उठाए। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ कोरोना पॉजिटिव। हालांकि यात्रियों के रिश्तेदारों के विरोध का एयरपोर्ट प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने सभी को एम्बुलेंस के जरिए उनके जिलों के क्वारंटीन सेंटरों में भेजने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस भी पहुंच गई। 160 लोगों का टेस्ट किया गया, 125 गॉट पॉजिटिव। वहीं एयरपोर्ट पर यात्रियों के रिश्तेदारों का हंगामा बढ़ता देख वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। और ये तो विदेश से लौटे लोगों की बात है। देश के अंदर भी पिछले 10 दिनों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 दिनों के अंदर कोरोना के नए मामलों की रफ्तार 15 गुना तक बढ़ गई। 27 दिसंबर को कोरोना के करीब 6000 मामले सामने आए थे और 10 दिनों में यह आंकड़ा बढ़कर 90,000 के पार पहुंच गया। यही नहीं, इन 10 दिनों में 10% से ज्यादा साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वाले जिलों की संख्या 2 से बढ़कर 41 पहुंच गई। और अगर बात सिर्फ नए साल के 5 दिनों की करें तो अब तक कोरोना के करीब 2.5 लाख नए मामले सामने आ चुके हैं, जिनका बोझ अस्पतालों पर पड़ना शुरू हो गया है। वहां कोरोना मरीजों के बेड भरने का सिलसिला तेजी से जारी है। मुंबई में जहां एक हफ्ते पहले तक कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व 2% बेड ही भरे थे, वहीं अब यह आंकड़ा 50% तक बढ़ चुका है। इस बीच खबर है कि महाराष्ट्र में अगर कोरोना मरीजों के 40% बेड भर जाते हैं तो राज्य में लॉकडाउन लगाने पर उद्धव सरकार गंभीरता से विचार करेगी। वहीं दिल्ली के भी अलग अलग अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व 700 से ज्यादा बेड अब तक भर चुके हैं और केजरीवाल सरकार ने सभी निजी अस्पतालों में 40% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने का आदेश भी दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के बेड के भरने का यह आंकड़ा 2500 के करीब पहुंच चुका है, तो बिहार में भी इसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। एक दिन पहले वहां अलग अलग अस्पतालों में 63 बेड कोरोना मरीजों से भरे थे, तो अगले ही दिन यह संख्या बढ़कर 90 के करीब पहुंच गई। लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर लोग लापरवाह होने से बाज नहीं आ रहे। कोरोना पर शिकंजा कसने के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने नियम तोड़ने वालों पर सख्ती फिर बढ़ा दी। तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या पर ब्रेक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने रोको टोको अभियान को दोबारा शुरू कर दिया, जिसके तहत शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए और जो लोग उन्हें बिना मास्क के दिखे उनका उन्होंने चालान काटा। दोपहिया वाहन चालक बिना मास्क के घूम रहा है, उन्हें लगातार यहां पर रोकने की कार्रवाई की जा रही है। चाहे टू व्हीलर सवार हो या कार सवार, पुलिस वालों ने लापरवाही बरत रहे लोगों के चालान काटने में कोई कोताही नहीं बरती। वार्निंग दे रहे हैं और रसीद भी काट रहे हैं। जबलपुर में मास्क नहीं लगाने वालों का 100 रुपए का चालान काटा जा रहा है। वहीं कोरोना से निपटने के लिए कुछ राज्यों ने सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। कई राज्यों की तरह बिहार में भी कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए बिहार सरकार ने पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। यह नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा पूरे राज्य में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर और मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। भीड़ को कम करने के मकसद से किसी शादी समारोह में 50 लोगों को और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई। बिहार के अलावा तमिलनाडु में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, जो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में रविवार यानी 9 जनवरी को पूर्ण लॉकडाउन का फैसला भी किया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया कि जिन जिलों में कोरोना मरीजों के बढ़ने की दर 4% से ज्यादा है, वहां नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। साथ ही उन जिलों में सभी रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल और स्कूलों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया।
इसके अलावा दिल्ली में कोरोना नियम तोड़ने पर 2 बड़े बाजार बंद कर दिए गए। इनमें एक दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में और दूसरा मुकुंद विहार इलाके में। लेकिन बंदिशों की इन खबरों के बीच मुंबई के कांदिवली इलाके से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कोरोना नियमों का उल्लंघन कर एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बीच सड़क पर जन्मदिन का जश्न मनाया। यह घटना 3 जनवरी की बताई गई, जब उस लड़के ने देर रात बीच सड़क पर अपना जन्मदिन मनाया। इतना ही नहीं, सामने आए वीडियो में दिखा कि उस लड़के ने तलवार से एक नहीं बल्कि 3 केक काटे। इस दौरान उसके कई दोस्त उसके साथ मौजूद रहे। हैरानी की बात यह रही कि किसी ने भी कोरोना नियमों की परवाह नहीं की। यही वजह रही कि जानकारी मिलते ही पुलिस ने उन पर एक्शन ले लिया, गुना दाखिल किया उनके ऊपर और उसमें उनको दोनों को अरेस्ट किया। बताया गया कि जिसका जन्मदिन था उसके किसी दोस्त ने केक काटने के लिए उसे तलवार दी थी, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने पर जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट ही बंद कर दिया, जिसके पीछे वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने यह दलील दी कि राज्य में जितने कोरोना के मरीज हैं उनमें 55% ओमिक्रॉन के हैं और ओमिक्रॉन के इन मरीजों में लक्षण भी काफी कम है। जबकि ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए जो जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट आने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं। इसलिए अब यह टेस्ट ही बंद कर दिया गया और जिस मरीज की जैसी तबीयत होगी उसी हिसाब से उसका इलाज किया जाएगा। वहीं ब्रिटेन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों के बीच वहां की सरकार ने यात्रा नियमों में कुछ बदलाव कर दिए, जिसके बाद फ्लाइट से ब्रिटेन पहुंचने वालों के लिए 7 जनवरी से कोरोना टेस्ट कराना जरूरी नहीं रहेगा। यानी कि ब्रिटेन जाने से पहले यात्रियों को कोरोना की जांच नहीं करानी पड़ेगी। साथ ही ब्रिटेन पहुंचने के बाद उन्हें क्वारंटीन भी नहीं रहना होगा। हालांकि जिन लोगों ने अपना वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है यह नियम उनके लिए ही लागू होगा, लेकिन इंग्लैंड पहुंचने के 2 दिन के अंदर लोगों को रैपिड टेस्ट कराना अभी भी जरूरी है। जबकि रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव मिलने के बाद आरटी-पीसीआर टेस्ट से उसकी पुष्टि के नियम को खत्म करने का फैसला लिया गया है, जो कि 11 जनवरी से ब्रिटेन में लागू हो जाएगा। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों में सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वहां कराची के इसके लिए खासतौर पर कैंप लगाकर लोगों को कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं, जिसके लिए वहां लोगों की भीड़ जुटी नजर आई। स्वास्थ्य कर्मियों ने वहां पहुंचे लोगों से फॉर्म भरवाया और फिर उन्हें टीका लगाया गया। दरअसल पाकिस्तान में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से दहशत मच गई, जिसके बाद सरकार ने कदम उठाया कि इसका स्प्रेड कम हो, तो उसके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत तेजी से जारी है। दावा किया गया कि वहां कुछ इलाकों में नियमों की अनदेखी की वजह से सरकार लॉकडाउन लगाने का फैसला भी ले सकती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बीजेपी ने विजय संकल्प यात्रा निकाली, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। उत्तराखंड में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक बार आपने 2017 में हमको बनाया है, तो एक बार 2022 में भी 5 साल का मौका हमको देकर देखिए। कजाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ने पर ऐसा बवाल मचा हुआ है कि सरकार पलट चुकी है और अब तो लोग बारी बारी से सरकारी इमारतों पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। सड़कों पर पुलिस की जंग छिड़ी हुई है। कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें पुलिस वाले भी हैं और आम लोग भी हैं। शुरू में वहां के 2 बड़े शहरों में इमरजेंसी लगाकर हालात पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन अब पूरे देश में इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। केवल हिंसक प्रदर्शनों पर काबू करने के लिए वहां नया साल शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया था। वहां एलपीजी का इस्तेमाल गाड़ियां चलाने के लिए होता है और 70% गाड़ियां एलपीजी से ही चलती हैं। वहां 1 जनवरी से ही एलपीजी वहां की करेंसी के हिसाब से 80 शेंगे में बेचा जा रहा था। मतलब यह कि लाख कोशिश के बावजूद कजाकिस्तान में तेल की कीमतों पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे चुकी है। प्रदर्शन करने वालों की सारी मांगे मानी जा चुकी हैं, लेकिन बवाल नहीं थम रहा, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। कुछ शहरों में नहीं बल्कि अब पूरे देश में इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। प्रदर्शनकारी और पुलिस वालों के बीच सड़कों पर युद्ध छिड़ा हुआ है। कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। हंगामे के जो वीडियो सामने आए उनमें पुलिस वालों से हो रही भीड़ की झड़प साफ दिखी। कुछ पुलिस वालों को लोग जमीन पर गिराकर पीटते दिखे। कुछ जगहों पर पथराव से बचने के लिए पुलिस वाले पीछे हटते दिखे। कई सरकारी इमारतों पर भी भीड़ का कब्जा हो चुका है। वहां के राष्ट्रपति ने लोगों से हंगामा छोड़कर शांति के रास्ते पर चलने की अपील की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए रूस ने शांति कायम करने के लिए अपनी सेनाओं को कजाकिस्तान भेजने का फैसला किया। लेकिन परेशानी इसलिए क्योंकि हंगामा करने वाली कजाकिस्तान की ही जनता है, जिस पर सेनाएं ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन यह मसला कजाकिस्तान का अब का सबसे बड़ा विद्रोह कहा जा रहा है, जिसकी शुरुआत तब हुई जब एलपीजी की कीमतों से जुड़े नए नियम 1 जनवरी को लागू हो गए। नियम नए साल से लागू करने का फैसला तो पहले ही हो चुका था, लेकिन जब नियम लागू हो गए और एलपीजी की कीमतें बढ़ गईं, तब लोगों को महंगाई की मार का एहसास हुआ और विद्रोह शुरू होने लगा।
कजाकिस्तान में 70% गाड़ियां एलपीजी से चलती हैं। ये वो खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली गैस नहीं है, बल्कि इसे वहां का पेट्रोल समझा जा सकता है। कजाकिस्तान के पास अपना तेल का भंडार है। वो भारत की तरह किसी दूसरे मुल्क से कच्चा तेल नहीं मंगवाता, बल्कि कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है। कजाकिस्तान के तेल का सबसे बड़ा ग्राहक चीन है, और क्योंकि वो तेल एक्सपोर्ट करने वाला देश है, इसलिए भारत के मुकाबले वहां तेल काफी सस्ता है। 1 जनवरी को जब कजाकिस्तान में एलपीजी की कीमतें बढ़ी तो 80 शेंगे प्रति लीटर पर पहुंच गई। भारतीय रुपए में देखा जाए तो 80 शेंगे का मतलब है 13 रुपए। यही वो कीमत है जिस पर बवाल मच गया और सरकार ही गिर गई। केवल 13 रुपए लीटर पहुंची थी एलपीजी की कीमत, मतलब वहां के पेट्रोल की कीमत, और ऐसा हंगामा मचा कि सरकार गिर गई। जबकि इससे पहले एलपीजी की कीमत वहां 50 शेंगे थी, जिसे बढ़ाकर 80 शेंगे किया गया। 50 से 80, 50 शेंगे का मतलब है भारतीय रुपए के हिसाब से 8 रुपए, जिसे बढ़ाकर 1 जनवरी से 13 रुपए कर दिया गया। दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि तेल और गैस पर वहां के वायदा कारोबार में ट्रेडिंग शुरू कर दी गई थी। लेकिन विरोध बढ़ा तो उस फैसले को भी 1 साल के लिए टालने का ऐलान खुद वहां के राष्ट्रपति ने किया। मतलब कीमतें वापस हो गई, वायदा कारोबार रोक दिया, पूरी सरकार पलट गई, लेकिन जो आग लगी हुई है कजाकिस्तान में वो अब तक थमी नहीं है। राजस्थान के नागौर में एक रहस्यमयी खगोलीय घटना का पता चला है। आसमान से आग का गोला गिरता हुआ देखा गया और इतना बड़ा धमाका हुआ कि बहुत दूर तक रोशनी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए रात में सूरज निकल आया हो। इतना तेज ये धमाका था जो शायद किसी आतिशबाजी से मुमकिन नहीं लग रहा था। इसलिए लोग इस घटना का वीडियो देखकर घबराए हुए हैं। कोई इसे उल्का पिंड बता रहा है तो कोई इसे तारा टूटने की घटना कह रहा है, लेकिन इससे जुड़े रहस्य का किसी के पास कोई पक्का जवाब नहीं है। घटना आधी रात के वक्त हुई। एक ढाबे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने पर इसका पता चला और अब ये वीडियो पूरे नागौर में सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में जिस जगह कुछ गिरता हुआ दिख रहा है वहां के खेतों में तलाश भी की जा चुकी है, लेकिन कुछ मिला नहीं। मतलब यह कि नागौर में आधी रात के वक्त आसमान से क्या गिरा और वो रोशनी किस कारण से दिखी, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। ये घटना रात के 1:30 बजे के करीब हुई। लोग सो चुके थे, इसलिए किसी ने घटना को देखा नहीं, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरे में ये घटना रिकॉर्ड हो गई। घटना सीसीटीवी वहां के एक रेस्टोरेंट के बाहर लगा हुआ था। वीडियो देखने के बाद पता चला कि आसमान से कुछ चमकती हुई चीज नीचे की तरफ आई, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आग का गोला नीचे गिर रहा हो, और फिर अचानक उसमें एक धमाका होता हुआ दिखा। ऐसा विस्फोट जिससे तेज रोशनी होती हुई दिखी। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद इस पर लोग अनुमान लगाने में जुट गए। कोई इसे उल्का पिंड कहने लगा, कोई टूटता हुआ तारा, कोई कुछ और कहानी बताने लगा, लेकिन अब तक कोई सीधा जवाब नहीं मिला है। बिहार के वैशाली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। वहां पर लूट के इरादे से गहनों की दुकान में घुसे एक लुटेरे को उल्टे पांव लौटना पड़ गया। दरअसल उसने बंदूक की नोक पर दुकान को लूटना चाहा, लेकिन दुकानदार की हिम्मत ने उसकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया, जिसकी गवाही दी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज ने, जिसमें देखा कि बदमाश दुकान में ग्राहक बनकर आया और मौका पाकर उसने अपने जेब से बंदूक निकाल ली। वो दुकानदारों को धमकाने की कोशिश में लगा रहा। उनमें एक ने उसकी तरफ झपट्टा मार दिया। जैसे ही वो लोग लुटेरे की तरफ बढ़े, उसके हाथ पांव फूल गए और वो वहां से भाग निकला। दोनों लोगों ने समझदारी दिखाते हुए पहले दुकान का शटर बंद किया ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। इसके बाद उन लोगों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद वहां पुलिस की एक टीम जांच के लिए पहुंच गई। झारखंड के पाकुड़ से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 जख्मी हो गए। क्योंकि ये सड़क हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर के बाद बस के परखचे उड़ गए। उसका अगला हिस्सा तो जैसे पूरी तरह खत्म ही हो गया, यहाँ तक कि उसका टायर भी बस से अलग हो गया और कई यात्री उसमें फंसे रह गए। इसमें जो है ट्रक ने आकर के बहुत तेजी से टक्कर मारी है और कुछ दूर तक घसीटे भी हैं। इस सड़क हादसे की जानकारी मिलने पर राहत बचाव का काम शुरू किया गया। जैसे तैसे कुछ लोगों को बस से बाहर निकाला गया और फिर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन कई लोगों ने उस बस में ही दम तोड़ दिया। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की लाजपत राय मार्केट में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसकी खबर तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां वहां पहुंची और फौरन आग बुझाने का काम तेज कर दिया। वहां लगी आग को बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए, क्योंकि जब तक वो यहां पहुंचे तब तक आग काफी फैल चुकी थी। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग को बुझा पाई, लेकिन तब तक कई दुकानें जलकर राख हो चुकी थी। 70-80 दुकानें जलती हुई हैं, जो खाक हो गई हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहां से सामने आई तस्वीरों में कई दुकानें पूरी तरह जली हुई नजर आईं,
जबकि कुछ दुकानों का सामान भी जमीन पर बिखरा हुआ दिखा। इलाके के लोगों ने आग के पीछे शॉर्ट सर्किट को वजह बताया। लंदन में रहने वाले एक आदमी ने अरेंज्ड मैरिज से बचने के लिए अनोखा तरीका निकाला। पाकिस्तानी मूल के 29 साल के इस शख्स का नाम मोहम्मद मलिक है, जिसने अरेंज्ड मैरिज से बचने के लिए विज्ञापन की मदद ली और पत्नी की तलाश के लिए इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवा दी, जिनमें उसने खुद को अरेंज्ड मैरिज से बचाने के लिए लोगों से मदद करने की अपील की। इसके साथ ही होर्डिंग में पत्नी की तलाश के लिए बनाई गई एक वेबसाइट की भी जानकारी दी गई। शादी के विज्ञापन के लिए लगाई गई ये होर्डिंग देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई, जो 14 जनवरी तक बर्मिंघम शहर में लगी रहेगी। जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व सीएम की एसपीजी सुरक्षा छिन गई। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिली एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली। इनमें महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद का नाम शामिल है। ये फैसला इन नेताओं की सुरक्षा की समीक्षा के बाद लिया गया। यूपी में आम आदमी पार्टी ने कोरोना खतरे की वजह से अपनी सभी चुनावी रैलियों को रद्द करने का ऐलान किया। इसके बाद पार्टी नेता अब शनिवार को वाराणसी में वर्चुअल जनसभा करेंगे। एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 8 विकेट पर 416 रन बना लिए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी घोषित कर दी। आखिर में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए 13 रन बना लिए। आगरा में कुछ जूता कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। खबर है कि वहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई बड़ी जानकारियां हाथ लगी। बिहार के मधेपुरा में 84 साल के एक बुजुर्ग ने 1 साल के अंदर कोरोना वैक्सीन की 11 डोज लगवाने का दावा किया, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। ब्रह्मदेव मंडल नाम के इस बुजुर्ग ने दावा किया कि उन्होंने 8 बार अपना आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर बताकर टीके लगवाए, जबकि 3 बार अपना वोटर आईडी कार्ड और अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर बताकर टीके लगवाए। अभी तक मैंने 11 से लिया हूँ। इस बुजुर्ग ने 11 बार कोरोना के टीके लगवाने के फायदे भी गिनाए। कमर में की दर्द होता है वह ठीक हो जाता है। मैं चल फिरने में वो समर्थ रहते, दर्द होता हुआ दर्द मेरा खत्म हो गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्ग का दावा सही साबित होने पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जांच का विषय है, जांच कराने पर ही हमको पता चलेगा। अगर ऐसी बात होगा जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एम्स दिल्ली में उन स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाया और सभी के जल्द ठीक होने की कामना की। दिल्ली पुलिस ने बाइक के जरिए लूट की वारदात को अंजाम देने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि ये आरोपी अपने भाई और कुछ लड़कों के साथ मिलकर उस इलाके में मोबाइल और चेन छीनने का काम करता था। नए साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी के किसानों को बिजली के बिल में 50% की छूट मिलेगी। प्रस्तावित नई दरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर्ड कनेक्शन पर अभी जहां 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल देना है, वहीं अब 1 रुपए प्रति यूनिट देना होगा। इस कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 70 की जगह 35 रुपए प्रति हॉर्स पावर लगेगा। इसी तरह अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 170 रुपए प्रति हॉर्स पावर की जगह 85 रुपए की दर से देना होगा। योगी सरकार के इस फैसले से 50% बिजली बिल कम होगा। सीएम योगी के इस फैसले से 13 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। राजस्थान के जैसलमेर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां गाड़ी चोरी के आरोपी की एक पुलिस वाले ने बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया कि मुंबई से एक गाड़ी चुराकर कुछ लोगों ने उसे जैसलमेर में इस आरोपी को बेच दिया था, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। और जैसे ही वो पुलिस के हाथ लगा, एक जवान ने उसे उल्टा लटकाकर बेल्ट से बुरी तरह पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में एक दूसरा पुलिस वाला भी दिखाई दिया, जिसने आरोपी के पैरों को कसकर पकड़ रखा था ताकि वो अपने बचाव में कुछ न कर सके। इतना ही नहीं, पुलिस वालों ने उसे जमीन पर बैठाकर भी खूब पीटा। इस दौरान वो लगातार उनसे रहम की गुहार लगाता दिखा, लेकिन जवानों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि जैसे ही ये वीडियो पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंचा, उन्होंने इस पर कार्रवाई करने में देर नहीं की। जांच एसपी साहब के निर्देशन में की जा रही है और उसमें जो हेड कांस्टेबल है उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस बीच पुलिस ने मुंबई से चुराई गई वो गाड़ी भी बरामद कर ली। अफ्रीकी देश सूडान में सेना की ताकत बढ़ाने के खिलाफ जारी प्रदर्शन पर पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया। दरअसल वहां कई दिनों से लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर आई खर्तूम से। वहां तो हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए।
विरोध प्रदर्शन को कुचलने पर आमादा सरकार के एक्शन के बावजूद वो लोग वहां से हटे नहीं। कुछ हिस्सों में तो इतनी ज्यादा भीड़ जुट गई कि संभालना मुश्किल हो गया। वहां इन लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सड़कों पर टायर जलाकर गुस्सा जताया। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए, जिनमें कुछ लोगों ने ढपली पीटी तो कुछ ने गाना गाते हुए सरकार के सामने अपनी मांग रखी। गुजरात के सूरत से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक टैंकर से जहरीली गैस लीक होने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा तब हुआ जब उस टैंकर से जहरीले केमिकल को नाले में गिराया जा रहा था। तभी वहां से उठ रही जहरीली हवा नजदीक की एक फैक्ट्री तक पहुंच गई, जिसके बाद उस फैक्ट्री में हाहाकार मच गया। इससे पहले कि वहां काम कर रहे मजदूर कुछ समझ पाते, उनमें कुछ का दम घुटने लगा और वो जमीन पर जहां तहां गिरने लगे। हालांकि उनके दोस्तों ने उन्हें उठाने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो उठने की हालत में नहीं थे। फैक्ट्री के अंदर जहरीली गैस की चपेट में आए लोगों की संख्या लगातार बढ़ने लगी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। तब तक कुछ मजदूरों की मौत हो गई। मामला जब इतना बढ़ गया तो उस टैंकर का ड्राइवर वहां से फरार हो गया। टैंकर में कौन सा केमिकल है, टैंकर का मालिक कौन है और कहां से केमिकल लेके आ रहे थे, इसके बारे में अभी तक पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। आरोपियों को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके पकड़ा जाएगा। इस घटना पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर दुख जताया और सरकार से भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकने की अपील की। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध के मसले पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। न्यूज 18 से बातचीत में स्मृति ईरानी ने कहा कि कल तक कांग्रेस देश में जश्न मना रही थी, लेकिन जब देश में कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठने शुरू हुई तो कांग्रेस नेताओं ने अब चिंता जतानी शुरू की है। प्रधानमंत्री के कैवलकेड में जो सुरक्षा चूक हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं। मैम, अभी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी इस पर चिंता जताई है और पंजाब सरकार से बड़ी जल्दी चिंता जता दी। 24 घंटे उनके जब अधिकारी कांग्रेस पार्टी के जश्न मना रहे थे, तब ना चिंता व्यक्त की, ना आक्रोश व्यक्त किया, ना कोई इंक्वायरी की। जब देखा कि पूरा देश एकजुट हो चुका है और पूरा देश इस बात का खंडन कर रहा है और कांग्रेस पार्टी के आला कमान से जवाब मांग रहा है, तब मजबूरन उनकी आत्मा और चिंता जागी है। लेकिन अब जब कांग्रेस अध्यक्षा ने खुद मुख्यमंत्री से बड़ा उपकार किया भाई साहब हम पे, मतलब कांग्रेस की अध्यक्षा जागृत हुई और उन्होंने पंजाब के कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे डिमांड किया, आप तो बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न का जो जवाब कल से अपेक्षित है वो नहीं दिया आपने कि क्यों डीजीपी पंजाब ने इस बात का आश्वासन दिया कि रूट क्लियर है। क्यों चन्नी साहब ने कहा कि मैं तो कोविड के लोगों से घिरा हुआ हूँ ग्रस्त, लेकिन मैं आ नहीं सकता, लेकिन अचानक वो सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे थे। किसने डायरेक्ट किया उन लोगों को कि वो फ्लाईओवर पर चढ़कर प्रधानमंत्री के कैवलकेड के सामने खतरे के एक वस्तु के नाते या फिर एक प्रतिबिंब के नाते वहां उपस्थित हों? प्रधानमंत्री की मूवमेंट की जानकारी किसने लोगों को दी? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एज अ पार्टी और पंजाब सरकार एज एन एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है? क्या आपका काम है वो तो आप। देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने नए साल में नया रिकॉर्ड बनाया। कंपनी ने फॉरेन करेंसी बॉन्ड के जरिए करीब 3000 करोड़ रुपए जुटाए। आरआईएल ने 3 किस्तों में यूएस डॉलर बॉन्ड जारी करके ये रकम जुटाई। कंपनी ने 10 साल, 30 साल और 40 साल की अवधि के लिए ये बॉन्ड जारी किए। बॉन्ड के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी के मौजूदा कर्ज की रीफाइनेंसिंग के लिए किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक इन बॉन्ड को करीब 3 गुना ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला। इन बॉन्ड को S&P ने BBB+ और मूडीज ने Baa2 रेटिंग दी है। दोनों संस्थाओं ने आरआईएल के बॉन्ड को स्टेबल आउटलुक दिया। ये किसी भारतीय कंपनी की ओर से जारी किया गया अब तक का सबसे बड़ा बॉन्ड इशू है। 5 राज्यों के चुनाव पर दिल्ली में कई विभागों की बैठक हुई। दिल्ली में गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की चुनाव आयोग के साथ एक बैठक हुई, जिसमें यूपी समेत 5 राज्यों में जल्द होने वाले चुनाव और कोरोना के खतरे पर चर्चा की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कुछ नायब तहसीलदारों और सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए। एनआईए ने 10 फरार उग्रवादियों पर इनाम घोषित कर दिया। पिछले साल नवंबर में इन्होंने ही मणिपुर में म्यांमार सीमा के पास असम राइफल्स के कई जवानों पर गोलीबारी की थी, जिनमें 5 जवान शहीद हो गए थे।
दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को 9 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि इस आरोपी ने जमीन के झगड़े में अपने ही भाई की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उस पर एक गार्ड की हत्या का भी आरोप है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पटियाला सेंटर में 3 जूनियर खिलाड़ियों और एक कोच की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मेडिकल कॉलेजों के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए चल रहे नीट पीजी काउंसलिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। एक दिन पहले भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी और तब केंद्र ने मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए आरक्षण को सही बताया था, जबकि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने इस साल ये ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं लागू करने की मांग की थी। खबर है कि चीन ने गलवान घाटी में अपने देश का झंडा फहराने का जो वीडियो जारी किया था, उस वीडियो में चीन के सैनिक नहीं बल्कि वहां के फिल्म और टीवी के कलाकारों का इस्तेमाल किया गया था। इन कलाकारों को किसी और ने नहीं बल्कि चीन के लोगों ने ही पहचान और वहां के सोशल मीडिया पर उस वीडियो की सच्चाई को लेकर बहस छिड़ी हुई है। चीन के लोगों का दावा है कि उस वीडियो में चीनी सेना की ड्रेस में दिख रहे लोगों में एक चीन के मशहूर एक्टर वू जिंग है, जबकि वीडियो में दिख रही महिला उनकी पत्नी और चीन की मशहूर टीवी होस्ट जीनान है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इंटरनेट पर कई लोग ये दावा कर रहे हैं और उन लोगों में बड़ी तादाद में चीन के लोग भी शामिल हैं। चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो पर फिर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि चीन ने गलवान घाटी में अपने देश का झंडा फहराने का जो वीडियो जारी किया था, उस वीडियो में चीन के सैनिक नहीं बल्कि वहां के फिल्म और टीवी के कलाकारों का इस्तेमाल किया गया था। इन कलाकारों को किसी और ने नहीं बल्कि चीन के लोगों ने ही पहचाना और वहां की सोशल मीडिया पर उस वीडियो की सच्चाई को लेकर बहस भी छिड़ गई। चीन के लोगों का दावा है कि उस वीडियो में चीनी सेना की ड्रेस में दिख रहे लोगों में एक चीन के मशहूर एक्टर वू जिंग है, जबकि वीडियो में दिख रही महिला उनकी पत्नी और चीन की मशहूर टीवी होस्ट शिनान है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनेट पर कई लोग ये दावा कर रहे हैं और उन लोगों में बड़ी तादाद में चीन के लोग शामिल हैं। जाहिर सी बात है, चीन खुद तो ये मानेगा नहीं, लेकिन लोगों का इस वीडियो में चीनी कलाकारों को पहचानना ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है और चीन के प्रोपेगेंडा के लिए बनाए गए वीडियो की तरफ इशारा कर रहा है। चीन ने अपना प्रोपेगेंडा वीडियो इस साल की 1 तारीख को जारी किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दावा है कि उससे ठीक एक हफ्ते पहले यानी 24 दिसंबर को एक्टर वू जिंग और उनकी पत्नी शिनान बॉर्डर पर एलएसी के करीब पहुंचे। वहां चीन के सैनिकों के साथ उन्होंने वो वीडियो शूट किया। ये दावा भी किया गया कि जिस जगह चीन ने अपना प्रोपेगेंडा वीडियो शूट किया, वो इलाका गलवान नदी से 28 किलोमीटर दूर चीन की सीमा के अंदर है, न कि भारत की सीमा में। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यों की कमेटी बना दी है। केंद्र सरकार के बड़े अधिकारी और सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना के नेतृत्व में ये टीम जांच करेगी। इस कमेटी में आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह और एसपीजी के आईडी एस सुरेश शामिल होंगे। टीम को जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। रेलवे में टिकट बुकिंग और खान पान देखने वाली आईआरसीटीसी ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए नई योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब यात्री पोस्ट ऑफिस से भी ट्रेन की टिकट बुक करवा सकेंगे और इसके लिए लोगों को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, वो अपने नजदीक के किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर रेल टिकट बुक करवा पाएंगे। इस सुविधा के मिलने से रेलवे स्टेशनों के काउंटर पर भीड़ की समस्या से छुटकारा मिलने की भी उम्मीद है। खास बात यह है कि इस योजना का फायदा दूर दराज के गांवों में रह रहे लोगों को भी मिलेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरीश रावत की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। पूर्व सीएम हरीश रावत काशीपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होकर जैसे ही मंच से नीचे उतरे, तभी एक आदमी चाकू लेकर वहां पहुंच गया। हालांकि कुछ ही देर में उस आदमी को काबू में कर लिया गया। दो 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पहली बार एक बड़ी रैली की। खबर है कि जैश ए मोहम्मद की यह रैली 3 जनवरी को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट में हुई थी, जहां लोगों को डराकर जिहाद के नाम पर उनसे चंदा वसूला गया। फरवरी 2019 में जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था, जिसके बाद भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक ने आतंकी संगठन की कमर तोड़ दी थी। उसके बाद जैश ए मोहम्मद के जिंदा बचे हुए आतंकी पीओके में छिपकर अपनी बैठक किया करते थे, लेकिन तब से यह पहला मौका है जब जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने पीओके में खुलेआम रैली की और आतंकी हमलों के लिए लोगों से जबरन पैसा वसूला। खबर यह भी है कि इस रैली से पहले रावलाकोट में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की एक बैठक भी हुई, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी भी मौजूद थे। दिल्ली में बैंक्वेट हॉल को कोविड केयर सेंटर में बदलना शुरू हो गया।
दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी अस्पताल के सामने एक बैंक्वेट हॉल में बने कोविड केयर सेंटर को फिर शुरू कर दिया। इस सेंटर में मरीजों के लिए 100 बेड लगाए गए हैं। हमारे पास 100 ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं। कोरोना और मौसम की मार के बावजूद उत्तराखंड में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच रेलवे लाइन का काम जारी है। 125 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 12 स्टेशन होंगे। दिल्ली पुलिस ने बुलीबाई ऐप मामले में असम से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। साथ ही बताया गया कि पुलिस ने उसके लैपटॉप को भी सीज कर लिया, जिसमें यह ऐप बनाया गया था। इसने कन्फेस भी किया है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद वो क्वारंटीन हो गए। गहलोत ने दिन में पीएम की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये टेस्ट करवाया। एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सानिया मिर्जा यूक्रेन की अपनी जोड़ीदार के साथ डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। उन्होंने इस मुकाबले में 6-0, 1-6 और 10-5 से जीत हासिल की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बीजेपी ने विजय संकल्प यात्रा निकाली, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। उत्तराखंड में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक बार आपने 2017 में हमको बनाया है, तो एक बार 2022 में भी 5 साल का मौका हमको देकर देखिए। उत्तर प्रदेश की झांसी से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां पर घोड़ों की दौड़ में शामिल एक घोड़ा अचानक बेकाबू हो गया और हादसे के वक्त सड़क के किनारे कई लोग खड़े होकर इस दौड़ को देख रहे थे। तभी वो घोड़ा आगे जाने के बजाय लोगों की भीड़ में जा घुसा और वहां खड़े कई लोगों को गिराने के बाद सड़क के नीचे खेत में उतर गया। जिन लोगों को उसने टक्कर मारकर गिराया, उनमें कुछ घायल भी हो गए। हालांकि एक दूसरे आदमी की मदद से उस घोड़े को तुरंत काबू में कर लिया गया और वो दोबारा दौड़ में शामिल हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रैपिड डिलीवरी सेगमेंट में भी एंट्री कर ली। देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी ने ऑन डिमांड डिलीवरी स्टार्टअप कंपनी डुंजो में निवेश किया और कंपनी में करीब 25% की हिस्सेदारी खरीद ली, जिसके लिए कंपनी की तरफ से $24 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 1786 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। डुंजो कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में है और 5 साल पहले इसे कबीर विश्वास ने शुरू किया था। ये कंपनी अपने ग्राहकों तक 19 मिनट में सामान पहुंचाती है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।